नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपने मध्यकालीन इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रांतीय राजवंशों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य के जो 5 अवशेषीय राज्य होते हैं जो बहमनी साम्राज्य टूटने के बाद बनते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आपको वो याद रखना है। आज हम जो है देखेंगे कुछ प्रांतीय राजवंश भी हुआ करते थे उस काल में, छोटे छोटे, उनके बारे में बस छोटा मोटा कुछ मिलान करने से संबंधित कि ये राजा किससे संबंधित है या ये वाला कार्य कौन से काल में हुआ, ये अगर पूछ ले अगर यूपीएससी, तो उसके लिए हम ये पढ़ लेते हैं। छोटा सा एक लेक्चर हो जाएगा, आधे एक घंटे का आसपास का। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बंगाल के बारे में कि प्रांतीय राजवंशों में बंगाल जो है वहाँ पर किसका शासन हुआ करता था। तो बंगाल में देखिए, मैं जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है, ये वहाँ का मुसलमान आक्रमणकारी था और वहाँ का सेन राजवंश जो है उसको ये हरा देता है। मैंने आपको बताया था जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब सेन और पाल वंश है ना, तो सेन वंश को इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है ना, या जिसे बख्तियार खिलजी भी आप कह लो, वो इनको हरा देता है सेन वंश को और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना। बाद में क्या है, इल्तुतमिश और जो बलबन आते हैं बाद में, वो लोग इसको बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेते हैं। और हमने देखा था बलबन का पुत्र बुगरा खां जो था वो बंगाल चला जाता है और वहाँ पर जाके वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। फिर गयासुद्दीन तुगलक जो था वो बंगाल को 3 भागों में बांट देता है। एक तो लखनौती में, एक सोनार गाँव यानी कि पूर्वी बंगाल, और एक सतगांव। 3 भागों में वो बांट देता है। कौन कितने भागों में बांटता है आपको इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिन जब होते हैं तो फखरुद्दीन के विद्रोह के कारण बंगाल फिर से स्वतंत्र हो जाता है। मैंने आपको बताया जब भी ये दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई, जब और ये कब हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मुख्यतः ये हुई, उसके बाद उसके वंशजों के काल में हुई। तो जो है जो प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही फखरुद्दीन जो था, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, वो विद्रोह करके स्वतंत्र वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जो है हाजी इलियास नाम का एक आदमी होता है, वो बंगाल का विभाजन जो 3 भागों में किया उसको समाप्त कर देता है और शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बन जाता है। और उसके बाद में उसका जो है एक वंशज आता है सिकंदर, वो राजा बनता है, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। एक आप तो यहाँ याद रख लीजिए कि बख्तियार खिलजी जो था उसका शासन होता है बंगाल पर। सेन वंश को हराकर वो वहाँ पर अपना शासन स्थापित करता है। फिर दिल्ली सल्तनत के काल में इल्तुतमिश और बलबन के काल में वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के काल में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में क्या होता है, वो वापस से स्वतंत्र अपने आप को बना लेता है, ठीक है। ये हो गया बंगाल के बारे में। अब चलते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी कि उड़ीसा में कौन से राजाओं का शासन था, गंग राजाओं का, है ना। वहाँ पर गंग डायनेस्टी हुआ करती थी, गंग राजवंश या पूर्वी गंग भी इन्हें कहा जाता था, है ना, पूर्वी गंग भी इन्हें कहा जाता था। तो गंग राजवंश जो है उसका शासन हुआ करता था उड़ीसा में, ठीक है। और ये अपने आप को कौन सी उपाधि देते थे, ये गजपति की उपाधि अपने आप को अपनी ये उपाधि धारण करते थे। और मैंने जब आपको पढ़ाया था विजयनगर साम्राज्य तो वो कौन सी, वो नरपति की उपाधि धारण करते थे, है ना। तो गजपति की उपाधि ये धारण किया करते थे। इनका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था इनके शासन का, गंगा नदी के तट से लेकर गोदावरी नदी जो है ना वहाँ तक इनका शासन हुआ करता था। और ये एक बड़ा ही महान शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, ये गंग वंश, है ना। एक महान सैनिक था कौन, ये अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव, है ना। ये एक महान राजा हुआ इस वंश का, गंग वंश का एक सबसे महानतम राजा हुआ अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव। ये नाम आपको याद रख लेना है ना। क्यों याद रखना अभी बताता हूँ। देखिए, वो महान सैनिक तो था ही था, साथ ही साथ वो संस्कृत और तेलुगु साहित्य का भी महान संरक्षक उसे माना जाता है। भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है ना, और पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, वो उनका निर्माण उसी ने करवाया। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया। एक और चीज़ इसके बारे में ध्यान रख लीजिए आप कि ये जो लिंगराज मंदिर है ये किसको समर्पित है, भगवान शिव को। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। तो देखिए, शैव और वैष्णव दोनों धर्मों को ये बढ़ावा देने वाला या उनको समर्थन देने वाला ये राजा था, है ना। तो कितना सहिष्णु राजा ये हुआ करता था कि एक तरफ शैव या भगवान शिव को समर्पित मंदिर बनवाता है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, है ना। इनके चित्र मैं आपको
दिखा देता हूँ। ये देखिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ये, इसे वाइट पैगोडा भी कहा जाता है ना, श्वेत पैगोडा या वाइट पैगोडा, ये पूछा जा सकता है कि वाइट पैगोडा कौन से मंदिर को कहा जाता है। वाइट पैगोडा किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो, और ये है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है ना, ये इसने बनवाए। ठीक है, फिर एक कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो भी बनवाया गया, गंग जो डायनेस्टी थी उसी के काल में ये बनवाया था। नरसिंह प्रथम जो था, गंग राजवंश का ही राजा था ये, नरसिंह प्रथम, उसने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये जब ये नरसिंह देव मर जाता है उसके बाद में ही ये गंग राजवंश का वैभव जो है समाप्त हो जाता है, और ये अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे और गजपति की उपाधि ये धारण करते थे। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जो नरसिंह गंग ने बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से सूर्य का ये बनाया गया है प्रतीक। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बनवाया था गंग राजवंश ने। तो देखिए अब आपको याद रखना है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो अपना गंग राजवंश है उसी के काल में बनवाया गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा और आता है जौनपुर। तो जौनपुर के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रख लेनी है कि जौनपुर में किसका शासन हुआ करता था, तो शर्की शासक जो थे ना उनका यहाँ पर शासन जौनपुर में हुआ करता था। ये आपको एक याद रख लेना है मेन चीज़। और जो फिरोज शाह तुगलक जो है उसने इसका नाम रखा था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, जोना खान था ना, तो जोना खान के नाम पर इसने जौनपुर के नाम से एक शहर बसाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिर जो फिरोज शाह तुगलक है उसका बेटा हुआ था सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद जो था, अब उसका एक वजीर हुआ करता था ख्वाजा जहाँ, उसने मलिक उर्स शर्क की उसको उपाधि दे दी और फिर वो वहाँ पर जाके अपना राज्य स्थापित कर लेता है। और मलिक सरवर जो था उसने दिल्ली पर जब तैमूर आक्रमण हुआ था तो उसकी राजनीतिक अस्थिरता का उसने लाभ उठाया और स्वतंत्र शर्की वंश की नींव उसने डाल दी। किसने, मलिक सरवर ने। तो मलिक सरवर जो था ना वो शर्की वंश की नींव डालता है कब, जब दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हो जाता है तब, और वो वहाँ पर जो है जौनपुर में अपने एक स्वतंत्र शर्की शासन की स्थापना कर देता है। ठीक है, यही इसमें याद रखने वाली आपको चीज़ है। बाकी तो ये आप पढ़ लेना, ये जो दिया गया है ज़्यादा यहाँ पर दिमाग ख़राब करने वाली बात नहीं है। यहाँ से शायद ही कभी क्वेश्चन बना हो या बनने के चांसेस भी कम है, परंतु क्या है, एक वो सेफ्टी रीजन के लिए आपको इतना थोड़ा चीज़ें यहाँ से रह जानी चाहिए, है ना। कि जैसे आपको पूछ ले भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, है ना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से राजवंश के राजाओं ने करवाया था, तो गंग राजवंश के राजाओं ने करवाया था। उसी प्रकार से जौनपुर जो था उसमें कौन से वंश का शासन हुआ करता था, तो शर्की राजवंश जो था उसका शासन वहाँ हुआ करता था, और उसकी स्थापना किसने, मलिक सरवर नाम के एक व्यक्ति ने करी थी। ठीक है, फिर आ जाता कश्मीर। तो कश्मीर में जो है उस बार में सबसे पहले वहाँ पर हिंदू राजवंश हुआ करता था। ठीक है, एक सिम्हादेव नाम का एक आदमी था, वो एक पुराने हिंदू राजवंश का अंतिम शासक को मार देता है और नए हिंदू राजवंश की स्थापना वो कर लेता है। फिर क्या होता है, इनके भी आगे चलकर हिंदू राजवंश को समाप्त कर देता है एक शाहमीर नाम का व्यक्ति होता है। ठीक है, इसको वहाँ पर नियुक्त किया जाता है, एक कह सकते हैं आपकी आप क्या बताओगे, तो बॉडीगार्ड के रूप में से वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। पर बाद में शाहमीर जो है ये मौका देखकर वहाँ पर हत्या कर देता है वहाँ के शासक की, और शिक्षक के तौर पर इसे नियुक्त किया जाता है वहाँ पर, और बाद में ये वहाँ पर अपने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर देता है। कौन सा, शाहमीर राजवंश जो है उसकी स्थापना ये कर देता है। तो शाहमीर राजवंश कहाँ से संबंधित था, ये चीज़ याद रखने वाली आपको। तो शाहमीर राजवंश ये कश्मीर से संबंधित था, आपको याद रखना है ना। ठीक है, और इस राजवंश में दो आदमी मुख्यतः हुए, एक था सिकंदर और एक था जैनुल आबदीन। इन दो व्यक्तियों के बारे में, दो व्यक्तित्वों के बारे में आपको याद रखना है। जैसा मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था मलिक अंबर, महमूद गवां, है ना उसी प्रकार से सिकंदर और जैनुल आबदीन के जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए जो ये सिकंदर जो है ना, ये सिकंदर, इस सिकंदर को कहा जाता है कश्मीर का औरंगजेब, और ये जो जैनुल आबदीन है इसे कहा जाता है कश्मीर का अकबर। क्यों औरंगजेब कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो सिकंदर था ना, ये ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, इतिहासविद ऐसा कहते हैं कि ये बहुत कट्टर आदमी हुआ करता था। ये जहाँ इसको हिंदू मंदिर दिखते थे इसने सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया। इसके बारे में तो बल्कि ऐसा कहा जाता है कि ये सपने में भी हिंदू मंदिर को तोड़ना ही अपने आप को देखा करता था। और इसके बाद में इसका एक वंशज आया आगे, जैनुल आबदीन, वो इसका एकदम उल्टा, एकदम इसका उदार एकदम शासक
हिंदू संस्कृति को प्रेम करने वाला, और उसने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया, मंदिर उसने बनवाए, है ना। इस प्रकार से वो हुआ जैनुल अब्दीन। इसे कहा जाता है कश्मीर का अकबर। उसने देखिए ये जो अपना था सॉरी ये जो हुआ करता था सिकंदर ने क्या किया था कि हिंदू लोगों पर भी वहाँ जजिया वगैरह लगा दिया था कश्मीर में। पर जब जैनुल अब्दीन आता है तो ये जजिया है वो भी वहाँ पर हटा देता है, और टूटे हुए जो मंदिर हैं उनका ये पुनर्निर्माण शुरू करवाता है, गायों की सुरक्षा करता है ना। सौदान गृह वहाँ पर बनवाता है, नहरें खुदवाता है, पुल बनवाता है, ठीक है। और जो मुसलमान बन गए थे हिंदू लोग, उनको वापस से हिंदू बनने के लिए ये वहाँ पर उनको प्रोत्साहित करता है। और कश्मीर छोड़कर जो भाग गए थे लोग, उनको भी ये वापस लाने के लिए, बुलाने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। कौन? जैनुल अब्दीन। तो देखिए ऐसे एक व्यक्तित्व के बारे में तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो देखिए कभी भी कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, तो उसे किसी भी धर्म से संबंधित नहीं रखना या नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म में कैसा हो जाता है, कोई धर्म में किसी में भी कोई आदमी, उसका व्यक्तित्व तो कैसे भी हो सकता है। देखिए एक तरफ ये सिकंदर है जो सबको तोड़ फोड़ रहा है, और उसी राजवंश का और उसी धर्म का एक और व्यक्ति आता है जैनुल अब्दीन, जिसका व्यक्तित्व एकदम उल्टा है ना। तो इस सिर्फ ये व्यक्तित्व की बात है, इसमें किसी धर्म, किसी जाति या किसी पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, या उसके प्रति आपको बैर की भावना नहीं रखना चाहिए, है ना। वो अपने अपने एक व्यक्तित्व किसी का होता है। तो ये देखिए ये बंदा कितना बढ़िया हुआ करता था, है ना। फिर कुतुब उपनाम से वो बहुत सारी कविताएं भी लिखा करता था। और देखिए वो संस्कृत का, फारसी और तिब्बती, बहुत सारी भाषाएं उसको आती थी। संस्कृत भी उसे आती थी, फारसी भी आती थी, तिब्बती भाषा भी देखिए उसे आती थी। और वो कुतुब नाम से, उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था, है ना। और शिकायत नामा ग्रंथ की रचना भी उसने की थी। किसने? जैनुल अब्दीन ने। जैनुल अब्दीन ने शिकायत नामा नामक ग्रंथ की रचना भी करी, और कुतुब उपनाम से वो कविताएं भी लिखा करता था, ठीक है। और महाभारत और राजतरंगिणी जो है उसका फारसी में भी अनुवाद उसने करवाया जैनुल अब्दीन ने, ठीक है। और जो वुलर झील है उसमें उसने जेनालंका नाम का एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण भी करवाया। वुलर झील कहाँ है? तो कश्मीर में है वुलर झील, है ना। फिर समरकंद में कागज़ बनाने का कार्य भी उसने आरंभ करवाया, है ना। तो देखिए कितना बढ़िया ये आदमी हुआ करता था, कितनी आधुनिक सोच वाला ये हुआ करता था, कितनी दूरदर्शी सोच वाला राजा ये था जैनुल अब्दीन, है ना। तो कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था। शिकायत नामक ग्रंथ इसने खुद ने रचा, बहुत सारी भाषाओं का यह ज्ञाता था, और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। फिर एक शाहमीर वंश के बाद में एक और वंश आता है चाक वंश, है ना। इसके बारे में आप सिर्फ इतना लिख लीजिए कि एक चाक वंश और आया था। तो ये चाक वंश और शाहमीर वंश कौन से कहाँ से संबंधित है? तो ये है कश्मीर से संबंधित। और शाहमीर वंश में आपको एक सिकंदर और एक जैनुल अब्दीन, ये दो लोगों का नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे चलें। फिर आ जाता है राजस्थान, है ना। तो राजस्थान के बारे में मुख्य वहाँ के जो रियासतें होती थी वो उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो देखिए वहाँ पर शक्तिशाली अगर देखा तो मेवाड़ रियासत थी, फिर एक मारवाड़ थी, और फिर एक जयपुर रियासत जिसे कहते हैं आमेर रियासत, है ना। आमेर जिसे कहते थे पहले, तो ये जयपुर रियासत। तीन मोटी मोटी जो है रियासतों के बारे में हम देख लेते हैं, बाकी तो छोटी मोटी होती हैं। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे महान और सबसे आप कह सकते हैं कि बहादुर किसी को कहें उस रियासत के बारे में, तो वो है मेवाड़ की रियासत। इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? चुंडा नामक एक व्यक्ति था, उसने इसकी स्थापना करी थी, है ना। नागदा पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी। और फिर इसमें क्या होता है कि गहलोत शासक आता है जैत सिंह, है ना। फिर जैत सिंह के काल में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश वहाँ पर आक्रमण कर देता है। तो देखिए अगर आपको चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1303 ईस्वी में, कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और वहाँ का राजा होता है राणा रतन सिंह, है, रावल रतन सिंह वहाँ का राजा होता है, रावल रतन सिंह। ये तो मैंने आपको बताया था। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि रावल रतन सिंह के काल में ही पहली बार दिल्ली का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पर, या राजस्थान में या मेवाड़ में, तो ये सेंटेंस गलत है। उससे पहले भी इल्तुतमिश भी वहाँ पर हमला कर चुका होता है ना। कहाँ पर? नागदा में, ठीक है। फिर क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में, ठीक है। फिर वहाँ पर आ जाता है राणा हमीर आ जाता है। फिर जो सिसोदिया राजवंश आ जाता है, एक छोटा सा राजवंश होता है उसी का, तो राणा हमीर आता है, वो वापस चित्तौड़ को रिवाइव करता है, ठीक है। और उसी के वंश में फिर आगे आ जाता है एक मोकल, है ना। एक राजा होता है मोकल, उससे पहले लाखा, राणा लाखा, फिर राणा मोकल, फिर राणा कुंभा। तो एक और महान राजपूत राजा होता है, वो होता है राणा कुंभा, है ना। एक राणा कुंभा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने वाली बात है, क्योंकि ये जो राणा कुंभा है ना, वो एक सैनिक तो अच्छा हुआ ही करता था, साथ ही साथ ये एक कला और साहित्य का भी बड़ा ये संरक्षक माना जाता है। ये खुद भी बहुत सारी भाषाओं का ये ज्ञाता था,
और सबसे पहले तो देखिए इसने कीर्ति स्तंभ जो है उसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को ये हरवा देता है, उसके बाद में उसके उपलक्ष्य में ये कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाता है। कहाँ? चित्तौड़ में। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, कीर्ति स्तंभ की स्थापना कौन करवाता है? राणा कुंभा। इसका पूरा नाम होता है कुंभकर्ण, है ना। ठीक है। फिर ये वेद, उपनिषद, मीमांसा, व्याकरण, ये बहुत सारी चीज़ों का ज्ञाता होता है। इसने खुद ने जयदेव की जो गीत गोविंद है ना, उस पर एक टीका लिखी थी रसिक प्रिया के नाम से। किस नाम से? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के नाम से गीत गोविंद पर इसने टीका लिखी थी। टीका मतलब वही ये वाली पढ़ के इसके ऊपर जो कमेंट्री लिखते हैं ना, वो है। इसको पढ़ने के बाद इसको क्या समझ में आया, वो रसिक प्रिया के नाम पर इसने लिख दिया, है ना। गीत गोविंद जो किसने लिखी थी? जयदेव। जयदेव कहाँ से था? तो बंगाल से था। सॉरी, ठीक है ना। फिर इसने संस्कृत, प्राकृत और 3 और भाषाओं में इसने 4 नाटकों की रचना भी करी थी। एक तो देखिए संगीत राज, एक है संगीत मीमांसा, एक है संगीत रत्नाकर और एक है सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध। ये सुप्रबंध लिखा ना, ये सही नहीं लिख रहा है इस बुक में, मैं आपको बताता हूँ ये वास्तविकता में क्या है। एक मिनट, ये है या तो सूड प्रबंध आप इसे लिखें या तो सुधा प्रबंध, है ना। तो ये किताबों के बारे में आपको याद रखना है कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध। देखिए एग्जाम में ऐसे पूछेगा, सूड या सुधा प्रबंध या सुप्रबंध, ये जो भी आपको यहाँ पर है वो सब आप याद रख लेना। ये इसने लिखा है, ठीक है। गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से इसने एक टीका लिखी, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये अपना जब बुढ़ापे में ये आ जाता है तो अमल धतूरा जो होता है ना, उसका ये बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगता है। तो ऐसा कहते हैं पागल जैसा हो जाता है ये राणा कुंभा जो है। तो इसके बाद जो उसका बेटा होता है उदा, तो उदा इसकी हत्या कर देता है और वो राणा बन जाता है। परंतु देखिए जब जब इतिहास में किसी को मार के कोई राजा बनना है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसे जो राजपूत सरदार होते हैं ना, वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद से इसको गद्दी से उतार दिया जाता है। उसके बाद उसी की पीढ़ियों में आगे एक राजा होता है राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। तो राणा सांगा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो राणा सांगा जिसकी एक आँख, एक पैर और एक हाथ नहीं था, फिर भी कितना उसने मतलब बहुत अच्छे से वो लड़ाई करता था। आसपास के बहुत सारे राजाओं को उसने जीता भी और अपना मजबूत साम्राज्य की उसने स्थापना करी। और जो दिल्ली का सुल्तान हुआ था ना इब्राहिम लोदी, उसको तो उसने 2 बार हराया था, एक तो घटोली के युद्ध में और एक बाड़ी के युद्ध में। जो ये तो घटोली दिया हुआ ना, खतौली, ये वास्तव में खतौली है, और एक होता बाड़ी का युद्ध। 2 बार ये हरा देता है। और बाद में ये कहा जाता है कि इतिहासकार क्या कहते हैं कि राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को। जब इब्राहिम लोदी को 2 बार ऑलरेडी हरा चुका राणा सांगा खुद से खतौली और बाड़ी के युद्ध में, तो वो क्यों उसे किसी दूसरे की जनरल बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो फिर घटोली के युद्ध में ये हरा देता है इब्राहिम लोदी को। परंतु खानवा का युद्ध होता है ना 1527 ईस्वी में, उसमें वो मुगल शासक बाबर से वो हार जाता है। और वो किस प्रकार से हारता है और क्या कारण होता है उसके हारने का, वो मैं आपको जब कल के जब लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे ना मुगल साम्राज्य की स्थापना, तब आराम से विस्तार से इस चीज़ को पढ़ेंगे, बढ़िया एक कहानी के तौर पे, है ना। फिर यहाँ पर लिखा गया कि एक योग्य शासक के अभाव में जहांगीर इसे साम्राज्य में मिला लेता है। ये गलत बात है, कभी कोई जहांगीर नहीं मिलाता है इसे, है ना। हालांकि उस टाइम पर होता है राणा कर्ण सिंह होता ना, वो वहाँ पर समझौता कर लेता है, पर मिलाया नहीं जाता, उसकी एक संधि हो जाती है मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच में, है ना। तो ये है राणा कुंभा के बारे में, राणा सांगा के बारे में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप जो है इसी वंश का होता है, ठीक है। चले आगे, ये देखिए ये है आपको विजय स्तंभ और ये है राणा सांगा। राणा सांगा, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है और एक आँख नहीं है, फिर भी ये बंदा जो है अभूतपूर्व योद्धा। चले आगे, फिर आ जाता है मारवाड़ की स्थापना। तो ये देखिए ये मेवाड़ के संस्थापक चुंड के बेटे ने की थी, ये गलत बात लिखी है यहाँ पर, ये गलत है। हालांकि राणा एक चुंडा जो है ना, वो तो राणा चुंडा वहाँ पर हुआ करता था और यहाँ पर हुआ करता था। जो ये मेवाड़ वाले हैं ना, वो राणा किया करते थे अपने नाम के आगे, और ये राव लगाया करते थे। जोधपुर वाले जो मारवाड़ वाले जो थे ना, वो तो राव चुंडा ये अलग था। इसका बेटा होता राव जोधा, है ना। तो ये जोधपुर की स्थापना कौन करता है? राव जोधा। तो ये मारवाड़ की राजधानी होती है जोधपुर, वो ये स्थापना करवाता है राव जोधा। और राव जोधा का बेटा होता है राव बीका, और बीका जो है वही बीकानेर राज्य है ना आज का, उसकी बीकानेर की स्थापना करता है राव बीका, इसका बेटा होता है। इसकी एक कहानी बताऊँ मैं इंटरेस्टिंग सी।
होता क्या है कि देखिए पुराने ज़माने में ये होता था कि बाप और बेटे के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी, मतलब एक सीधा डायरेक्टली बात नहीं किया करते थे, बल्कि अगर चाचा हो कोई और भतीजा हो उनके बीच में ज़्यादा बना करती थी। तो एक बार हुआ क्या कि दरबार में राव जोधा जी बैठे थे और राव बीका यानी कि राव जोधा के बेटे बीका और राव जोधा के भाई है ना यानी कि बीका के चाचा, ये दोनों आसपास में बैठे हुए थे दरबार में। और राव जोधा जो है अपने सिपाहियों को संबोधित कर रहे थे, मतलब मंत्रियों वगैरह को, और बीका और ये जो राव बीका हैं और इनके चाचा जो हैं बैठ के बातें कर रहे थे आराम से। तो राव जोधा ने 2-4 बार तो देखा, फिर इनको बुरा लगा कि हाँ यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कर रहा हूँ और ये भाई साहब बैठे बैठे देखे पता नहीं किन बातों में लग रहे हैं। तो राव जोधा कहते हैं राव बीका को, हाँ कि दोनों चाचा भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई गढ़ बनवा रहे हो, है ना। गढ़ बनाना मतलब गढ़ मतलब किला, तो बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई गढ़ बनवा रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे ये बात जब बुरी लग जाती है बीका को, तो राव बीका जो है वो कहते हैं चाचा उठो चलते हैं, और अपने बापू को कहते हैं कि भैया बापू जी हम तो ये चले यहाँ से आपके साम्राज्य से, और अब तो आपको हम एक नया गढ़ बना के ही दिखाएंगे। और इसके बाद में वो बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं, और वो बीकानेर राज्य जो है जोधपुर राज्य से भी बड़ा एक ज़माने में हो जाता है। तो ये इसकी कहानी होती है राव बीका और इसकी। फिर इसी के वंशज होते हैं राव मालदेव, है ना। तो ये जो राव मालदेव है ना, ये होते हैं एक महान और बड़े शक्तिशाली शासक जो है ना, ये राव मालदेव। तो राणा सांगा की ओर से लड़ने भी जाते हैं। राणा सांगा की ओर से जब हम पढ़ेंगे वो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो राणा सांगा की ओर से राव मालदेव जो है ये लड़ने भी जाते हैं, है ना। तो पहले मालदेव और यानी कि मारवाड़ और मेवाड़ में पहले मित्रता हुआ करती थी, और फिर इन्हीं मालदेव का बेटा होता है रावचंद्र सेन। थोड़ा मैं आपको बता दूं, रावचंद्र सेन जो है इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का मारवाड़ का इन्हें कहा जाता है प्रताप। जैसे जिस प्रकार से राणा प्रताप युद्ध लड़ते हैं मुगल सेना से लगातार, उसी प्रकार से रावचंद्र सेन जो है वो मारवाड़ के, वो भी इसी प्रकार से मुगल सेना के सामने कभी अधीनता स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ये तो होगी थोड़ी कहानियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ आमेर के बारे में। आमेर जो है इसको बाद में जयपुर के नाम से जाना गया, है ना। हाँ, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी कछवाहा कहते थे, और ऐसे कहते थे कि भगवान जो राम है वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। इसे ढूंढाड़ भी, ये ढूंढर खाना लिखा ना, ये ढूंढाड़ है। अब देखिए मैं तो वहीं से हूँ जयपुर से ही, तो मुझे पता है ढूंढाड़ है ये। अब किताबों लिखने वाले ऐसे लिख देते हैं, तो ये ढूंढाड़ इसे कहा जाता था, और ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है वहाँ पर। तो दुल्हे राय जो है ना, दुल्हे राय वो इसकी स्थापना पहले करता है। पर इसी वंश में आता है शासक भारमल, जो अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करता है ना कोई राजा राजस्थान में, तो वो है ये राजा भारमल, अकबर की सत्ता सबसे पहले स्वीकार करता है। फिर इसी का बेटा होता है भगवान दास, और इसी का पोता होता है मान सिंह। ये मान सिंह जो है ना हल्दी घाटी के युद्ध की ये नेतृत्व करता है अकबर की ओर से, है ना, हल्दी घाटी के युद्ध की, ये वही मान सिंह है। फिर इसी के वंशज में आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, है ना। तो इस प्रकार से आगे राजा इसी वंश में आते हैं। आमेर के बारे में, आमेर में ही आपको बस इतना जान लेना बहुत है आमेर के बारे में, ठीक है। अब चलें आगे। अब आ जाते हैं गुजरात के बारे में, है ना। तो गुजरात में सबसे पहले हमने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के काल में वहाँ पर राजा होता है राजा रायकर्ण, है ना। मैंने बताया था आपको कि राजा रायकर्ण को वहाँ से हरा दिया जाता है। फिर राजा रायकर्ण भाग के कहाँ जाता है, तो देवगिरी के राजा के पास में आ जाता है और उसको शरण देता है। फिर देवगिरी के राजा के पास में जाया जाता है और उसको हरा के वहाँ पे संधि कर ली जाती है, और राजा रायकर्ण और रायकर्ण की बेटी जो होती है उसकी शादी करवा दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खां के साथ। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर याद नहीं है तो बेटा याद करिए, है ना। तो खिजर खां के साथ शादी करा देते हैं रायकर्ण की बेटी की, है ना, और इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया जाता है। बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक आता है, तो उसके काल में गुजरात में सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है जफर खां को, ठीक है। और जब हमने देखा कि तुगलक वंश जो है उसके शासक कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की वो उपाधि धारण कर लेता है मुजफ्फर खां, और अपने आप को गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना लेता है, ठीक है। ये क्या करता है कि मालवा का जो सुल्तान होता है ना होशंग शाह को भी पराजित कर देता है, और राजधानी होती है उसकी धार, उस पर ही कब्जा कर लेता है कौन, जफर खां जो होता है वो, ठीक है। चलें आगे। हाँ जी, फिर मुजफ्फर खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका पोता होता है तातार खां जो है अपने आप को अहमद शाह की उपाधि ग्रहण करता है वो, और राजा बन जाता है कहाँ का, गुजरात का, ठीक है।
और इसे ही गुजरात का वास्तविक शासक माना जाता है अहमद शाह को। और अहमदाबाद जो सिटी बसाई थी ना, वो इसी अहमद शाह ने बसाई थी। ठीक है, ये क्या करता है, मालवा पर, आसिरगढ़ पर और राजपुताना पर भी ये विजय प्राप्त करता है। राजपुताना मतलब जो राजस्थान है, वहाँ की अनेक रियासतों पर ये विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो अहमद शाह ने असावल के नज़दीक क्या करता है, ये अहमदनगर नामक एक नगर की स्थापना ये करता है। ये अहमदनगर, ये अहमदाबाद एक ही बात है ना। तो अहमदाबाद की स्थापना किसने करी थी अगर पूछ ले तो गुजरात का राजा था अहमद शाह, है ना। जफर खान के बाद में बनता है अहमद शाह। ठीक है, फिर ये बंदा क्या था, इसने हिंदू के मंदिरों को नष्ट किया और गुजरात में पहली बार जजिया लगाया किसने, अहमद शाह ने। ठीक है, वास्तुशास्त्र का हालांकि वो महान संरक्षक भी था और उसकी राजधानी अहनीलवाड़ से उसने अहमदनगर परिवर्तित कर ली, जो आज का अहमदाबाद है ना वही। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रख लेना कि अहमद शाह ने ही अहमदाबाद नगर की स्थापना करी थी। चलते हैं अब इस राजवंश में आगे एक शासक आता है और वो बड़ा महान शासक होता है, वो होता है महमूद शाह, है ना। ये महमूद शाह प्रथम, इस महमूद शाह प्रथम जो है ना, इसे ही कहा जाता है महमूद शाह बेगड़ा का आपने नाम सुना होगा। देखिए मैंने एक आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है ना, उनमें एक ये महमूद शाह बेगड़ा भी है। जैसे मैंने आपको बताया था महमूद गवां, है ना, मलिक अंबर, फिर जैनुलब्दीन। उसी प्रकार से एक और अगर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है तो वो है महमूद बेगड़ा। तो पूछ ले महमूद शाह या महमूद बेगड़ा के, ये जो है कहाँ का राजा था, तो ये था गुजरात का राजा, है ना। ये बेगड़ा की उपाधि धारण करता है और गिरनार के पास में ये मुस्तफ़ाबाद की ये स्थापना कर लेता है, उसे अपनी राजधानी ये बनाता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखने वाली बात यह है कि ये पुर्तगाली लोगों को से लड़ता है ये बंदा, और ये पुर्तगाली लोगों से लड़ने के लिए क्या करता है कि मिस्र के राजा के पास फ़ोन करता है और मिस्र के राजा को बोलता है कि भाई साहब ये काम करो, अगर आप मुझे सेना दे दो तो हम क्या करेंगे। देखिए मुस्लिम एक हो जाते हैं और ये पुर्तगाली लोग, ईसाई लोग हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। गोवा के आसपास में ये इनका शासन हुआ करता था पुर्तगालियों का। तो मिस्र के राजा की सेना ये लेता है, वहाँ से सहायता प्राप्त करता है और पुर्तगालियों से लड़ता है, परंतु ये पुर्तगालियों से जीत नहीं पाता है ना। तो देखिए अगर पुर्तगालियों से मिस्र के राजा से सहायता प्राप्त करके पुर्तगालियों से कौन लड़ता है, तो वो था महमूद शाह बेगड़ा। ठीक है, फिर जो है ये बारबोसा एक आदमी हुआ, वो बारबोसा इतिहासकार, वो क्या कहता था, ये बेगड़ा के बारे में बहुत रोचक जानकारियाँ देता है। ये महमूद शाह बेगड़ा है ना, ये क्या था, इसका व्यक्तित्व तो बहुत डरावना इसका व्यक्तित्व था। ये इसको बड़ा लंबा चौड़ा शरीर का आदमी था, ये 7 फुट लंबा ऐसे, है ना। और ये क्या करता था, बड़े बड़े बाल रखता था, दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी थी इसकी। ये मूछों को इतनी बड़ी करके अपने कान के पीछे से ये रखा करता था ताकि ये डरावना लगे, ताकि अपने दुश्मनों पर पहले से ये धाक जमा ले। और कुछ लोग इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि ये खुद तो रखता ही था ऐसे, साथ ही साथ अपने इसके जो दरबारी मंत्री वगैरह थे ना, उनसे भी वैसे ही सेम दाढ़ी ये रखवाया करता था ताकि दुश्मनों पर पहले ही इसकी धाक जम जाए। और ऐसा कहा जाता है कि ये आदमी बचपन से ही जहर खाया करता था, खाने में जहर खाया करता था ताकि अगर इसे कोई जहर दे भी तो ये मरे नहीं। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मक्खी काट ले इसे या कोई इसे मच्छर काट ले तो वही मर जाता था, क्योंकि उसके खून में जहर था। और ऐसा माना जाता है कि ये बंदा जो है सोते वक्त अपने आस पास में समोसे रखा करता था, मांस के भरे हुए समोसे, क्योंकि उसको भूख बहुत लगती थी, क्योंकि लंबा चौड़ा था ये शरीर से। इसके बारे में ये जो है कुछ रोचक जानकारियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो है महमूद शाह बेगड़ा के बारे में हमने जान लिया। ये पूछा जा सकता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है, उसके बाद में एक राजा और आता है इसमें, बहादुर शाह, है ना। ये देखिए बहादुर शाह गद्दी पर बैठा है, वो मालवा को जीत लेता है और गुजरात में मिला लेता है, और ये उसकी महान सैनिक उपलब्धि हुआ करती थी बहादुर शाह की। ठीक है ना। फिर क्या होता है, मुगल शासक हुमायूं जो है ना, वो पराजित कर देता है इसे, किसे, बहादुर शाह को। और ये बहादुर शाह जो है ये चित्तौड़ पर भी आक्रमण करता है। ठीक है, और हुमायूं जो है इसे हरा देता है बहादुर शाह को और पराजित करके गुजरात से बाहर खदेड़ देता है। पर बाद में ये कहा जाता है कि पुर्तगालियों के पास जाता है, क्या मांगने, सहायता मांगने के लिए। ये बहादुर शाह जो है ना, ये पुर्तगालियों के पास जाता है सहायता मांगने के लिए कि भाई साहब आप मुझे सहायता दे दो ये हुमायूं के खिलाफ, और मैं आपको ऐसे ऐसे ये दे दूंगा, ये यहाँ ज़मीन दे दूंगा, मैं यहाँ पर आपको राज्य करने में सहायता करूँगा। परंतु ये जो है पुर्तगाली लोग थोड़े से ज़्यादा समझदार हुआ करते थे, इनको पता था कि मुग़ल शासक हुमायूं जो है ये इसके पास ज़्यादा इसका राज्य है और अभी में हमारे पास इतनी वो ताकत नहीं है कि हम इससे लड़ सके। तो ये लोग क्या करते हैं, इसे समुद्र में डुबा देते हैं। किसको, बहादुर शाह को। ये वहीं जाता है, जहाज़ पर बैठता है, मस्त इसको चिलम मिलम पिलाते हैं, और बाद में इसको ये जब बताता कि हाँ
मैं ऐसे हार के आया हूँ और आप एक काम करो मेरी सहायता कर दो, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इसको एक काम करो, अरे उठाओ इसको पानी में डाल दो, तो उस तरह के इसको पानी में डाल देते हैं उधर ही। और इस प्रकार से जो है गुजरात जो है मुगल सत्ता के अधीन आ जाता है ना। तो गुजरात के बारे में आपको याद रख लेना है, अहमद शाह के बारे में, ठीक है। मुजफ्फर शाह जो था वो इसकी स्थापना करता है। फिर उसके बाद में अहमद शाह आ जाता है जो अहमदाबाद नगर की स्थापना करता है। फिर एक और महान शासक आता है महमूद शाह बेगड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद एक बहादुर शाह आता है, वो चित्तौड़ पर भी हालांकि हमला करता है, ठीक है, और उसको हुमायूं हरा देता है और पुर्तगालियों से सहायता लेने जाता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह जो देखिए नाम बहादुर है पर बहादुर नहीं था, भाग गया तो क्या बहादुर है, छाती पे वार खाओ क्या पीठ पे यार तुम लेके जा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से फिर इसको पुर्तगाली लोग मार देते हैं, है ना। तो ये हमने देख लिया प्रांतीय राज्यों के बारे में, है ना। इसी प्रकार से एक अगर देखा जाए तो एक मालवा भी हुआ करता था, आपको ज़्यादा याद रखने वाली जरूरत नहीं, मालवा था वो भी एक प्रांतीय शासन हुआ करता था। और एक असम का कामरूप, असम या जिसे कामरूप कहते हैं, वहाँ पर भी एक स्थानीय प्रांतीय शासन, वहाँ पर भी एक वंश हुआ करता था। बस इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। मेन आपको व्यक्तित्व के बारे में याद रख लेना है। एक तो आपको याद रखना है जैनुलब्दीन और सिकंदर के बारे में, है ना, सिकंदर और जैनुलब्दीन के बारे में आपको याद रख लेना है। ये कहाँ से थे, तो ये कश्मीर से थे। और कौन से वंश, शाहमीर वंश से ये हुआ करता था। फिर एक चाक वंश आता है इनके बाद में आगे, है ना। एक महमूद बेगड़ा के बारे में आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। महमूद बेगड़ा कहाँ से था, तो गुजरात का शासक हुआ करता था, ठीक है। और मेवाड़ मारवाड़ इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से कहानियाँ बताई दी है, ठीक है। और शिकायतनामा देखिए इसने खुद ने लिखी थी जैनुलब्दीन ने, और कुतुब उपनाम से ये कविताएँ भी लिखा करता था। महाभारत और राजतरंगिणी का यह फारसी में अनुवाद करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रांतीय शासकों के बारे में। कल हम जो है कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। और देखिए मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हर साल बनते हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से बने, चाहे वो आप कह लो कि वहाँ की कुछ प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में बने, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया एकदम कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जिस किसी को भी हिस्ट्री अगर बोरिंग लगती हो तो वो मेरे से पढ़े, उसको एकदम मज़ा आने लगेगा हिस्ट्री पढ़ के, ठीक है। तो इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी ये वाले टेलीग्राम चैनल पर, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से है, और यहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।